हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो हम एसएससी जीडी 2026 में अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर की मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर की शिफ्ट वाइज अगर पीडीएफ है क्वेश्चनों की आंसर की है तो वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो। बाकी टेक्स्ट बुक पे डले हुए थे तो मैं टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है इन्हीं को मैं आपको मॉक के रूप में सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो पीडीएफ से कर लो या मॉक लगा लो, एक ही बात है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है ना, और अभी हम 28 अप्रैल 2026 में जो शिफ्ट थर्ड में एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, उसकी मैथ का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट कर लें। तो मैथ वाला पोर्शन निकालेंगे। आपने पढ़ा हुआ है, अगर बेसिक आपका क्लियर है ना, तो आपको सभी क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे और हम आराम से समझाते हुए थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आ गया, और यूनिट डिजिट से करें तो मुझे क्या है ना, दो ऑप्शन में नजर आया कि लास्ट का डिजिट है ना यूनिट डिजिट जीरो है, तो मैं यूनिट डिजिट से करने लगूँ। अगर मेरा जीरो आ गया तो फिर से मुझे बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम डायरेक्ट किससे करेंगे, बेसिक से। आप पहली वाली क्लास देखे होंगे, पिछली वाली, तो हम उसको यूनिट डिजिट से किए थे, ठीक है ना। तो इकाई के अंक से किए थे। अब देखो हल कर लेते हैं। देखो 56 + 74 कितना हो जाएगा, 130। मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, फिर माइनस है, ठीक है, 52 है। इसको ऐसे कैसे रहने दो, प्लस। अब मैं इसको हल करता हूँ। देखो 41 + 23 कितना होगा, जोड़ो 64, और 64 ये मल्टीप्लाई में हो रहा है यहाँ पे, तो 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128। समझ में आया मैंने कैसे किया, अंदर को जोड़ा और बाहर 2 से मल्टीप्लाई था, करना था तो करना ही पड़ेगा ना। तो माइनस का हो जाएगा 96। बस इसको हल करेंगे। देखो पहले प्लस प्लस वाले को जोड़ लेता हूँ। 130 + 128 कितना हो जाएगा, 258। अब माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे तो माइनस का 52 और माइनस का 96 कितना हो जाएगा, माइनस का 148। जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 1। तो 110 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है, ठीक है। लास्ट में हम इसको सबमिट भी कर लेंगे तो वेरीफाई भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। तो ये वैसा ही सवाल है, लेकिन मैं अगर इकाई के अंक पे नज़र मारूं आंसर में, तो इन सभी का इकाई का अंक देखो अलग अलग है। 8 है, इसमें 0 है, इसमें 4, इसमें 6। तो हम इसको यूनिट डिजिट से करेंगे, ठीक है ना, इकाई के अंक से करेंगे। समझ में आया, बिल्कुल। तो पहले मैं यहाँ से हल करता हूँ। देखो 72 प्लस मतलब कि 38 को जोड़ना है, लेकिन हम इकाई के अंक से करेंगे तो हम सिर्फ इसके इकाई का अंक का जोड़ेंगे। तो 8 इकाई का अंक इसका है और यहाँ पे है 2 है, तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। और 10 में भी इकाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बाकी भाई जोड़ बाकी गुना भागी तो है, ये तो आप वैसे भी कर सकते हो, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जल्दी कैसे कर सकते हो। फिर आगे यहाँ पे क्या किसका निशान था, माइनस का, तो मैंने यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया। अब इस ब्रैकेट को हल करेंगे। देखो 96 में 12 का भाग देंगे तो 12 × कितना हो जाएगा, 96 में 12 × 96 होगा ना, तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा, बिल्कुल। फिर आगे है प्लस। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58। कितना होगा, देखो भाई 29 दूनी हुआ 58, दिख रहा है आपको। अब 58 में भी हम क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे। इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 8 लूँगा। यहाँ तक समझ में आएगा। फिर आगे है माइनस का 14, ठीक है। देखो माइनस कास्ट प्लस कास्ट, तो ये तो 0 बन जाएगा, कट जाएगा। अब फाइनली आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 14। अब देखो मैंने इकाई के अंक पे काम कर रहे हैं ना, तो माइनस की 14, इसमें भी हम क्या करते हैं, माइनस का 4 ले लेते हैं, बिल्कुल माइनस का 4 ले लेते हैं। अब ये ध्यान रखना, अगर आपके पास आंसर माइनस में आता है तो हम उसमें 10 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करो, 10 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा, 6। तो इकाई का अंक आपके पास जो 6 आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही होगा। समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, बाकी आप इसको और भी फास्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसको कैसे हल करोगे, या तो पूरी फ्रैक्शन को देखो 7 7 49 ऐसे कर लो, 7 7 49 2 50, 50/7 लिख लो, कैसे भी कर लो ना। बाकी मैं आपको एक तरीका बताऊं, पहले जो फ्रैक्शन से पहले जो आपको अंक दिख रहा है, देखो 7 है यहाँ पे 9 है, इसको यहाँ पे 5 है, तो आप इनको पहले इनको अलग लिख लो। तो मैं देखो 7 + 9 कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना होगा भाई, 16, ठीक है, 16 हो गया। अब 16 में से ये माइनस, यहाँ पे माइनस का 5 है तो -5 करेंगे, तो 16 में से माइनस का 5 करोगे तो कितना बचेगा, 11, बिल्कुल 11 बच गया। अब ऐसे कैसे लिख दो, देखो फ्रैक्शन में प्लस 2/7 प्लस 1/3 और माइनस का 3/4। मैंने पहले क्या किया है, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले 7 था, फिर प्लस था, 9 था और फिर माइनस का 5 था। पहले मैंने इनको हल किया पहले ना, तो यहाँ पे हमारे पास निकला 11। अब आगे कैसे हल किया, ये प्लस का 2/7 है, 1/3 है, और माइनस का ये वहाँ पे माइनस है ना, माइनस का 1/3/4 है, तो इसको हल किया है हमने ऐसे, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा समझ में आया होगा। अब ऐसे इसको हल कर लेते हैं। देखो 11 को मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, 11 को हम बाद में छेड़ेंगे, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 84 आएगा। मैं 84 को ऐसे कैसे लिखते, देखो 7 × 3 × 4, ये हमारा एलसीएम है। अब देखो 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 × 12, 12 बचेगा। 12 इस पे जाएगा तो 12 दूनी 24। उम्मीद करता हूँ ये आपको हल करने आते होंगे, फ्रैक्शन कैसे हल करते हैं। प्लस 3 का भाग देंगे इसमें, 3 तो चला जाएगा, तो 7 चौका 28, तो यहाँ पे चढ़ जाएगा 28। माइनस 4 का भाग देंगे तो 4 से 4 कट, देखो कुछ भाई को ये भी नहीं आता होगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। देखो यहाँ पे ये एलसीएम आया, अब इसमें इसको हल करेंगे ना, तो यहाँ पे 4 है, तो 4 का भाग दोगे, इसमें 4 का 4 से 4 कट जाएगा, तो 7 या 21, और ये 21 बन रहा है, ऊपर जाके गुणा होता है, तो 21 21 या 63 होगा, ठीक है, माइनस का 63, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का 63। उम्मीद है यहाँ पे समझ में आया होगा। अब इसको हल करें, देखो 24 दूनी 48, 48 से 4 कितना होगा, 52, और 52 में से 63 जाएगा तो -11/84 हो जाएगा।
84 कहाँ से आया भाई, 7 या 21, 2184, ठीक है ना। और हमारे पास इधर क्या है, इधर क्या चल रहा है 11, तो देखो 11 माइनस 11/84, ये आपका आंसर आ रहा है। अब इसको और हल कर सकते हो, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 11 में से कुछ घट रहा है। अगर आपके पास मतलब कि 11 है, ये आपके पास कितना अंक है, 11 है। अगर 11 में से ज़रा सा भी घटाओगे तो आप किसके कहाँ पे जाओगे, 10 पे जाओगे ना। तो आपको ऑप्शन देखो 10 एक ही नज़र आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। बाकी इसको हल करने का आपको तरीका भी पता होगा। देखो 11 को 84 से गुना कर लो, तो 4 8 4 12 और 924 माइनस 11/84, ठीक है ना। इसको हल करोगे तो वो आएगा आपके पास। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये सवाल करने से पहले मैं आपको थोड़ा मैसेज आते हैं कि भैया जीके के बारे में बता दो, तो मैं आपको जीके के बारे में बता देता हूँ। चलो, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तो वो जीके में आती है। तो स्टैटिक जीके की मैं बात करूँ तो वरुण अवस्थी सर को सभी जानते होंगे, कोई ना कोई, हर कोई बच्चा इनसे पढ़ाई हुआ है। तो इनकी अभी किताब आई है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की कर रहे हो या एसएससी रेलवे की या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपकी जीके आती है, तो अभी फिलहाल में इनकी किताब आई है जिनका 3rd एडिशन है, ठीक है। ये अप्रैल 2026 तक अपडेटेड है, जिसमें एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम करवाए हैं एडीपीटी के, उनके सभी के सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। इनमें 2000+ पीवाईक्यू हैं और 300 पन्नों में पूरी की पूरी जीके को समेट कर दिया। आपको पता है कि महाभारत जैसी बहुत बड़ी जीके है, इनको 300 पन्ने में आप ये रट लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। और 100 चैप्टर इसमें है, ठीक है। और अगर मैं आपको किताब अगर मैं आपको दिखाऊं, आप किताब देखो, सो इसमें सारे के सारे हैं, जैसे कि पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, जीके हो गई, है ना, इतिहास, स्टैटिक वाला जो भी पोर्शन है, साइंस होगी, विविध हो गया, खेलकूद, सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए गए हैं। और मैं आपकी इसको खासियत दिखाऊं, किताब को ना एक टेबल्स के रूप में कंटेंट को तैयार किया गया है, जिससे आपको लंबे समय तक याद रह सके, ठीक है। जैसे कि जाओगे चैप्टर वाइज हैं और ऐसे ही आपको टेबल्स में मिलेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ये किताब आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड है उसकी तरफ से आती है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको मैथ की और रीजनिंग की भी किताब मिल जाएगी देखने को वहाँ पर। तो आपको मैथ रीजनिंग की भी किताब चाहिए तो वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। अब हम चले अपने अगले सवाल पर। अब देखो, अब इस सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में 0.09 का अंडर रूट करना है। तो एक तो देखो मैं पहले साइड में बता देता हूँ आपको कैसे करना है इसको, बाकी मैं इसकी ट्रिक बताऊँ। देखो 0.09 है, इसका यहाँ पे भी 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लो या मत लो, ठीक है ना। पॉइंट से इधर के इसको अंडर रूट कैसे करोगे, देखो अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँ तो पॉइंट हटते ही 1 आ जाता है नीचे, और इसके आगे कितने अंक है उतने 0 आ जाते हैं, 1 2 अंक है तो 2 0 आ जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, रूट में चलेगा। तो अब देखो ऊपर क्या बना, सिर्फ 9 बना, तो 9 का रूट करोगे तो 3 बन जाएगा, और 100 का रूट करोगे तो 10 बन जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.03, जब 10 का भाग लगाएंगे तो 0.03 आ जाएगा, नहीं 0.03 नहीं 0.3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसको हल करता हूँ, देखो तो भाई रूट में 0.09 को क्या लिख सकता हूँ, 0.3। अब मैं इसकी ट्रिक और बता दूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये 0.09 ये दिख रहा है, ठीक है। आपको ये पता है कि 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, बोलो भैया हाँ पता है। अब यहाँ पे पॉइंट वाला लफड़ा है, क्या पॉइंट कैसे लगाते हो। अगर आपके रूट में देखो, रूट में कितना है, 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो जब बाहर निकालोगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। देखो इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना, 4 अंक होते, कितने 4 अंक होते, जैसे कि 0.0009, तो अगर इसका रूट होता तो आप कैसे करते, इसको ऐसे नहीं हटाना था। देखो 9 का तो होता है 3, अब यहाँ पे कितने हैं, 4 अंक है, तो 4 अंक बाहर निकलेगा तो 2 अंक हो जाएंगे, तो 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है ना। अब आगे हल करते हैं। देखो आगे क्या है, नीचे 0.6 बिल्कुल गुणा पॉइंट का 4। अभी देखो 36 का वर्गमूल कितना होता है भाई, 6 होता है। अब अंडर रूट में कितना पॉइंट है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। बोलो भैया समझ में आ गया, 1.8, इसका भी 0.6 हो जाएगा। बस इसको हल करना है, आपको नहीं कर सकते। देखो हमने कुछ तिरछे ही चल रहे हैं यहाँ से ना, ठीक है। आगे से ठीक कर देंगे। देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। तो देखो 6 छंगा या फिर 6 से काट लो, 6 3 18, 3 से काटोगे तो 2 बार में, और देखो यहाँ पे भी 6 दूनी 12 बनेगा, और ऊपर भी 4 3 12 बनेगा, तो 12 से 12 मतलब कि पूरा का पूरा कट गया है, तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसको करेंगे। देखो रूट में है, देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, ठीक है, प्लस 8 × 8 64, माइनस 22 पंजू कितना हो जाएगा, 110, और प्लस 11, ठीक है। इसको हल करना आता होगा। अब इनको जोड़ लो आप, तो कितना बनेगा, ये पहले प्लस प्लस जोड़ लें तो 75 और 75 324 कितना हो जाएगा, 399, ठीक है, और माइनस का 110, रूट में चल रही है तो 289 हो जाएगा ना। तो 289 का वर्गमूल करोगे तो कितना होता है, 17, तो 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक से अच्छे से इजी सवाल हैं अभी तो, ठीक है। अब पेज चेंज हम कर लेते हैं, अब थोड़े हो सकता है ठीक सवाल आए। 5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं ना। तो अभी मेंस्ट्रुएशन का सवाल है। देखो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 216 दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उसका विकर्ण भी 18 दे दिया है, समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है। देखो इसके 2 मेथड हैं, दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है ना। एक क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड बता दूंगा, फिर आगे कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको फिर एक मेथड से कर लेंगे। आपको सभी को पता है कि समचतुर्भुज का फॉर्मूला, जैसे कि एरिया निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर 1/2 d1 d2। बोला भैया पता है, बिल्कुल पता है ना। अब यहाँ पे देखो डी क्या है, डी है डायगोनल, डायगोनल मतलब कि विकर्ण। आपको एरिया ए का मान आपको कितना दिया है भाई 216, और डी वन मतलब पहला विकर्ण आपको दे दिया है कितना 200 नहीं 18 दे दिया है। यहाँ तक समझ में आया होगा। जहाँ पे इसमें मान रखते हैं, देखो एरिया ए का मान कितना है 216 बराबर 1/2 डी वन, पहला विकर्ण 18, मैं यहाँ से d2 दूसरा विकर्ण निकालूंगा। तो हल करेंगे तो देखो 2 से काटोगे तो 9 बार में, और 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, तो d2 का मान 24 आ चुका है। d2 मतलब कि दूसरा विकर्ण आपके पास कितना आ चुका है, 24 आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो आपसे क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है ना वो होता है 4a। ठीक है, मैं एक तरीके से और समझाऊँ। देखो यहाँ पे जैसे कि समचतुर्भुज का मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। पहले देखो समचतुर्भुज है ये, ठीक है, तो इसके दो विकर्ण होते हैं, तो मैं दोनों विकर्ण बना, तो ये अंदर इसके विकर्ण हो गए। अब देखो पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। अगर मैं ये 18 मानूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, ये 90 डिग्री का तो कौन बनता है एक, और ये जो हमेशा ये जो यहाँ पे जो कटते हैं ना, तो बराबर बराबर भागों में काटते हैं। जैसे कि ये 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये 9 ये हो जाएगी, 9 ये हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अगर देखो d2 ये 24 है, तो आधा आधा ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। कि भैया समझ गए। तो अब आपको पता है अगर मैं ये ट्रिपलेट बन रहा है, देखो तो 3 3 9 और 3 चौक 12, और 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। अगर हम यहाँ से 3 3 से काटें तो 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, मतलब कि 9 12 15 का ट्रिपलेट हो गया। ठीक है ना, तो ये 15 क्या आ चुका है, ये भुजा आ चुकी है। ठीक है ना, तो ए भुजा कितनी आ गई आपके पास, 15 आ चुकी है। अगर आपको परिमाप चाहिए किसका, समचतुर्भुज का अगर परिमाप चाहिए, तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, 4a होता है। तो 4 इंटू ए का मान कितना है भाई 15, तो 15 चौक 60। कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। यहाँ से मेथड नंबर 2 मैं आपको और बता दूं। देखो मेथड नंबर 2, ये तो विकर्ण से निकाला। देखो मेथड नंबर 2 एक रिलेशन होता है कि 4a² बराबर d1 का स्क्वायर प्लस में d2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है। अब देखो यहाँ पर a का मान कितना निकाला है हमने 15, नहीं, अगर आप यहाँ से a का मान नहीं निकालो ना तो भी कैसे हल कर सकते हो, मैं वो बता रहा हूँ। अब देखो 4a² d1 का स्क्वायर, देखो 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई 324। ठीक है, और d2 दूसरा विकर्ण हमने कितना निकाला 24, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। इनको जोड़ो, 6 4 10, 7 2 9 1 10, 5 3 8 1 9। ठीक है ना, तो जहाँ पे क्या हो जाएगा a², ये 4 कहाँ पर चला जाएगा बटे में। ठीक है ना, तो यहाँ से 28 का वर्गमूल लेंगे, तो 300 बटा कितना हो जाएगा 2, 300 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 150। यहाँ पे क्या हो गया है, वर्गमूल लेंगे ना, 3 3 9, ठीक है 30। यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा 30/2, 30/2 का मतलब कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे a का मान आपके पास भुजा 15 आ चुकी है, और 15 का मतलब भुजा का 4 गुना क्या होता है परिमाप, तो यहाँ पे आप 60 निकाल सकते हो। ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड है। उम्मीद है दोनों समझ में आए होंगे। मैं फिर से देख लेना एक बार वीडियो को बैक करके। हमने यहाँ से दूसरा विकर्ण निकाल लिया था, तो ट्रिपलेट बना हमारा, a का मान निकल गया। अगर आप यहाँ पे ट्रिपलेट ये नहीं बनाओ, ये फॉर्मूले में d1 d2 का मान रख लेना, इसको सोल्व करना, यहाँ से a का मान निकालना, a का मान आ जाएगा मतलब भुजा आ जाएगी, तो भुजा का 4 गुना क्या होता है परिमाप होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब 7वां क्वेश्चन देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 384 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप आपको क्या होगा। सेम सवाल है, डेटा चेंज है। ये सवाल सेम है, तो डेटा चेंज है। होमवर्क में दे दूं, अरे भैया नहीं, सोल्व करवा देते हैं ना, पर इसका मैं एक मेथड करवाऊंगा। ठीक है ना, एक मेथड से सोल्व करेंगे, बाकी दूसरा मेथड आप खुद कर लेना। तो वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 d1 d2। ठीक है, एरिया कितना दिया हुआ है आपको, देखो क्षेत्रफल 384 दिया हुआ है। ठीक है ना, 1/2, एक विकर्ण चाहिए हमको, बिल्कुल दिया हुआ है 24। दूसरा विकर्ण यहाँ से हम निकाल लेंगे, 2 से काटेंगे तो 12 बार में, 12 से काटेंगे तो 12 तिया तो होता है 36, और 12 दूनी 24। तो दूसरा विकर्ण आपके पास आ चुका है कितना, 32 आ चुका है। समझ में आया, वही है। यहाँ से विकर्ण बनाएंगे, बिना चित्र भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, प्रैक्टिस है, क्योंकि इसका आधा आधा करके कर सकते हो। अगर एक विकर्ण 32 है, मैं अगर ये 32 मानूँ, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा 16 16 आधा 16 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा। और दूसरा विकर्ण कितना था 24 दे रखा है सवाल में, तो 12 ये हो जाएगा, 12 ये हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ पे अगर मैं इस त्रिभुज में देखो इस त्रिभुज में, मात्र इस त्रिभुज को देखो, ठीक है ना, इस त्रिभुज को, तो देखो 16 है 12 है, तो वही ट्रिपलेट बनेगा इसका। काट के देख लो पहले, तो 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है। यहाँ तक समझे, 4 चौक 16, 4 तिया 12, देखो पसीने आ रहे हैं। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है बिल्कुल। अगर आपने यहाँ से 4 4 से काटा तो यहाँ पे 4 से गुना करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 4 तिया 12 चाहते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा। तो आपके पास ए मतलब क्या है, भुजा अगर 20 आ चुकी है, तो
परिमाप निकाल सकते हो। परिमाप कितना होता है 4a, तो 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल। ए बी का एलसीएम दे रखा है 20। देखो एलसीएम दे रखा है आपको इसका, ए और बी का कितना दे रखा है 20, और उसी प्रकार से सी और डी का एलसीएम आपको दे रखा है कितना 30। ठीक है, बिल्कुल आपसे ए बी सी डी का एलसीएम पूछ लिया गया है, तो एलसीएम ए बी सी डी, इसका मतलब ये है आपको 20 और 30 का एलसीएम पूछा है, तो भाई डायरेक्ट पता है मतलब कि 60, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 मतलब क्या, देखो 60 में 20 का भाग जाएगा, 30 का भाग जाएगा, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अब कुछ भाई बोलेंगे भैया 120 में भी तो जाएगा ना, 20 का 30 का भाग दोनों का जा रहा है, हाँ मान लिया, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है ना, मतलब कि मल्टीप्लाई होता है ना, तो लीस्ट मतलब कि लोवेस्ट छोटा, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इसका भाग चला जाए। तो 60 है भाई, 120 तो ज़्यादा होगी ना, जब 60 में ज़्यादा तो 120 पे कैसे जाओगे आप, तो ऑप्शन आपका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ आपने पढ़ा होगा, वहाँ से सीखा होगा। देखो दो संख्याओं का आपको दे रखा है एलसीएम, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उन दो संख्याओं का महत्तम समाप्य हो सकता है। तो देखो दो संख्याओं का आपको दे दिया एलसीएम कितना 90, बिल्कुल, तो कौन सा एचसीएफ हो सकता है भाई, एचसीएफ वो हो सकता है जिसमें जिसकी मतलब कि 90 में जिसका भाग चला जाए, तो 28 का जाएगा, 90 में नहीं जाएगा, 24 का भी नहीं जाएगा, 36 का भी, 15 का जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपको, तो 15 90 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। ठीक है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ समझाने का था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 10, बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है, लाभ प्रतिशत 10% है, तो लाभ बताओ। देखो सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है भाई 480 रुपये है, ठीक है ना, बोला है कि इस पे लाभ है ना 10% है, तो लाभ ही पूछा है आपसे, विक्रय मूल्य नहीं पूछा, इस पे विक्रय मूल्य नहीं पूछा, लाभ पूछा है, तो 480 पे 10% का लाभ, तो इस पे इसका 10% निकाल दो ना 48 रुपये। इससे आसान सवाल हो सकता है, ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है। पेज हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यदि x का x प्रतिशत 225 है तो x का मान बताओ। देखो कितने सरल सरल सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है कि x का, ये x हो गई, ठीक है, x का मतलब होता है गुना, तो x का तो बोला x प्रतिशत, तो प्रतिशत को बटा क्या लिख सकता हूँ मैं 100। देखो परसेंट मतलब देखो परसेंट है ना, देखो x परसेंट है, तो x का x परसेंट, अगर मैं परसेंट को उठाऊँ तो बटे में 100 लिख सकता हूँ ना, कि हाँ भाई लिख सकते हो, बराबर किसके बोला है 225 के, तो आपसे पूछा है कि x का मान बता दो। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, देखो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, तो उधर गुना होगा तो 225 तो ऑलरेडी है, ये बटे का 100 नीचे से ऊपर जाएगा, बिल्कुल, यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा रूट आ जाएगा। 225 का रूट कितना होता है 15, 100 का कितना होता है 10, कितना हो जाएगा 150। 150 क्या है x की वैल्यू है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आराम से शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको, एक एक क्वेश्चन समझाते हुए जा रहे हैं प्यार से, ठीक है ना। एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, ठीक है, देखो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है, बोला है कि विक्रय मूल्य पर, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना, समझना नीचे वाली वैल्यू ना सेलिंग प्राइस है, मतलब कि विक्रय मूल्य है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है ना इसने बोला कि हानि होती है, तो ये है लॉस। इतना समझ गए ना, सवाल आपका हो जाएगा। देखो मैं इधर लिखूंगा CP क्रय मूल्य, SP मतलब कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, समझ में आया। देखो SP के नीचे SP, देखो सेलिंग प्राइस कितना है 4 है, तो मैं 4 लिख दूंगा। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस पे है ना, सेलिंग प्राइस पे क्या है कि 1 रुपये का लॉस है, कितने का है 1 रुपये का लॉस है, तो यहाँ से आप माइनस का मत करना। देखो लॉस कैसे होगा, लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, लेकिन कि सेलिंग प्राइस पे सेलिंग प्राइस पे है ना विक्रय मूल्य पर 1 रुपये का लॉस है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तभी तो देखो 5 की चीज़ को आप 4 में बेचोगे ना, तभी तो लॉस होगा ना। अगर आप ये दिमाग लगाओ, अगर आप सोचो कि विक्रय मूल्य 4 है, इस पे 1 का लॉस है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे पूछ रहा है। नहीं 3 लिखोगे तो भाई 3 से 4 हो जाएगी चीज़, प्रॉफिट हो जाएगा वहाँ पे, इतनी सी चीज़ समझना है आपको बस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 4 है, 1 का लॉस है ना, तो यहाँ से इसको मतलब कि +1 करना होगा इसमें, ठीक है ना, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि आपको 1 का लॉस, अब देखो यहाँ से देखो 1 का लॉस था ना यहाँ पे, तो देखो 5 की चीज़ को 4 में बेचोगे 1 के लॉस पर, इस पर क्रय मूल्य पर निकालोगे तो 5 एक मतलब कि क्रय मूल्य पर मतलब 1 का लॉस कितने पर 5 पर, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दोगे, तो कितना होता है 20% होता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा है ऑप्शन आपका 3 में दिया हुआ है। बहुत ही आराम से समझाता हुआ चल रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं खुद सोल्व करके चला जाऊँ, समझ में आया होगा। देखो P को Q से 25% कम अंक मिले, देखो ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया Q मान लिया। बोल रहा है कि देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं बता रहा हूँ 1/4 होती है, बोला कि क्यों से 25% कम मिले, किसको P को, अगर क्यों को कितने मिले हैं 4 मिले हैं, तो इससे 25% कम मतलब कि 1 कम किसको मिले हैं P को मिले,
ये सीखा होगा आपने, है ना, रेशियो मेथड। आगे देखो क्या बोला है, आर को क्यू से 40% कम अंक मिले हैं, तो भाई एक आर और है, ठीक है, और इसको बोला कि क्यू से 40%, देखो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, जिसकी बात की गई है वो नीचे वाली वैल्यू होती है। बोला है कि क्यू से, तो ये है क्यू, अगर क्यू को 5 मिले हैं तो आर को देखो, आर को कितना कम मिला है, 2 कम, तो इसको आर को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 5 में से 2 घटाएगा तो 3 तो बचेगा, बिल्कुल। इसको हल करेंगे, देखो पड़ोसी वाले मेथड से, अगर देखो ये खाली जगह है, इसका पड़ोसी कौन है, 5 है, तो 5 से भर दो। यहाँ पे देखो ये खाली जगह है, खाली जगह का पड़ोसी कौन है, 4 है, तो यहाँ पे 4 से भर दो। अब इनको ऐसे कैसे गुना कर लो, देखो पी और क्यू और आर का हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो 5 दिया 15, बिल्कुल, 5 चौक 20 और 4 दिया 12। ये हमारे पास पी क्यू आर का रेशियो आ चुका है। आगे बोला है यदि पी क्यू तथा आर के अंकों का योग कितना है, 1410 है, ठीक है, तो क्यू और आर के अंकों के बीच का अंतर आपसे पूछा गया है। देखो 1410 ये क्या है, ये है पी आर क्यू के अंकों का योग। तो यहाँ से हमारे पास देखो कि इन तीनों का योग कितना बैठ रहा है, इन तीनों का योग देखो 15 + 20 + 12, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 2 2 4 7, है ना, तो 47 हो जाएगा। हमारे हिसाब से इनके अंकों का योग कितना है, 47 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1440 है, तो 47 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1410 हो जाएगी, है ना, 1410 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, क्यू तथा आर के अंकों के बीच का अंतर आपसे पूछा है। तो क्यू और आर, तो देखो क्यू कहाँ पर है, ये रहा, और आर कहाँ पर है, ये रहा, तो इनके अंकों का अंतर कितना है भाई, 8 है। तो 8 की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 8 से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, काट लो, 47 से काटोगे तो 3 बार में, 30 बार में, तो 8 या 24, तो 240 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 2 में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद आराम समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, ए बी सी डी मिलकर एक काम को 18 दिन में, मतलब कि 3 लोग हैं, ए बी और सी, तीनों लोग मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी मिलकर, ए हो गया बी हो गया, ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बोला कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम लेते हैं। देखो इन दोनों में मुझे एलसीएम लेने का तरीका देखो, मुझे इन दोनों में 6 कॉमन नजर आ रहा है, ठीक है ना, 6 कॉमन आ रहा है नजर, तो 6 ले लूँगा, तो 6 का भाग दूंगा तो 6 × 18 और इसमें दूंगा तो 6 × 24। ये है एलसीएम लेने का तरीका। बाकी 72 होगा, कोई बड़ी बात है भी नहीं, वैसे भी निकाल सकते हो, है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ फिलहाल। देखो 18 का भाग देंगे तो 6 × 18 बन जाएगा। देखो इमेजिन करो कि ये आपका एलसीएम है ना, तो इसमें 18 का भाग दोगे, इसके नीचे 18, तो देखो ऊपर बन रहा है 6 × 18, 18 से 18 कट जाएगा तो सिर्फ 4 ही तो बचेगा। तो ए + बी + सी की एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आया यहाँ तक तरीके से। अब देखो ए और बी की निकालेंगे तो 24 है, तो इमेजिन करो इसके बटे में 24 है, तो 6 चौका 24, ऊपर 24 बन जाएगा और 24 को काट देगा तो फाइनल क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है ना। तो इनकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 है। एक चीज़ मुझे ये बता दो बस आप, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 3 है, तो यहाँ पे भी इन दोनों की कितनी बनेगी, 3 तो बनेगी। अब ये तीनों मिलकर 4 बना रहे हैं, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो 3 + 1 तभी तो ये 4 बनेगा, बिल्कुल। बोला कि सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो काम देखो टोटल कितना है, तो 6 × 18 और 18 × 72, तो टोटल काम है 72। हम क्या कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं सी का, तो सी की एफिशिएंसी का भाग देंगे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो कितना दिन लगा देगा, 72 दिन लगा देगा। तो ऑप्शन किस में है, ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब पसीने है ना भाई, टप टप पड़ रहे हैं ना, क्योंकि फैन वगैरह एसी वगैरह, तो एसी तो हमारे है ही नहीं, है ना। हाँ, अगर एसी होती तो पेन पेपर पे थोड़ी पढ़ा रहे थे, टैब वैब पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे होते, इतने पैसे होते तो। और हम क्यों पढ़ रहे होते फिर, हम पढ़ा ही नहीं रहे होते, अय्याशी कर रहे होते हैं ना, थार वार में घूम रहे होते, कहीं बार में जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, है ना। तो समझो एसी वैसी तो नहीं। अगर फैन चलाएंगे तो फिर क्या आवाज़ आएगी आपकी फिर माइक में, फिर बोलोगे कि भैया ये इरिटेट कर रही है। तो अब गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है, देखो पसीने में लथपथ हो गए, ऊपर से पसीने गिर रहा है नीचे, ठीक है ना। तो समझो और समझ में आता है ना, तो इतनी मेहनत को फिर लाइक शेयर कर दिया करो। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, आपने नोटिस किया होगा तो, है ना, पर आप बोल रहा हूँ। 15 क्वेश्चन देखो, एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, वाई अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है, जेड अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर कार्य पूरा किया, ठीक है। तो एक्स वाई तथा जेड को मिली कुल मजदूरी में से एक्स को 4800 रुपये मिलते हैं, ठीक है। मैं आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले इस यहाँ तक तो हल कर लें। देखो एक तो है एक्स, ये कर रहा है 12 दिन में काम, एक है भाई वाई, ये कर रहा है 18 दिन में, फिर एक है जेड, ये कर रहा है 36 दिन में, ठीक है। पहले क्या करेंगे, बोलो भैया एफिशिएंसी, हाँ निकालो, कितना होगा एलसीएम, 36 आ जाएगा इन तीनों का, बिल्कुल। एक्स की निकालेंगे तो 12 या 36, वाई की निकालेंगे तो 18 दूनी 36, और जेड की निकालेंगे तो 36 से कम 36। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इस ध्यान को लाइन आराम से बारीकी से पढ़ना। देखो एक्स वाई और जेड, ये तीनों को मजदूरी मिली, उन तीनों की मजदूरी मिली है ना, उसमें एक्स का जो एक्स का हिस्सा है ना वो कितना है, 4800 है। ध्यान रखना, ये किसका है, एक्स का हिस्सा है 4800,
अब इस रुपए को जो बांटेंगे ना, तो इनकी जो एफिशिएंसी आई है इसी अनुपात में बांटेंगे। ध्यान रखना, जो काम होता है ना, अगर हम जैसे मजदूरी को बांटते हैं, जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा, जिसको कम काम करेगा वो उसको कम पैसा। तो इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो उस हिसाब से तो पैसा मिलेगा कि भाई हाँ भाई सही कह रहे हो। तो ये जो 4800 रुपये है ना, ये किसको है, किसके हैं, ये एक्स के हैं। एक्स को 4800 रुपये मिले हैं, तो यहाँ पे एक्स की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो ये 3 की वैल्यू है। 4800 कितनी की वैल्यू है भाई, 3 की वैल्यू है। अब जिससे पूछा है, जो पूछा है उससे गुना कर देंगे। अगर वाई की मजदूरी पूछेगा तो 2 से गुना करेंगे, जेड की पूछेगा तो 1 से गुना करेंगे, है ना। तो अंतर पूछेगा तो देखो अंतर पूछ रखा है तो इनका अंतर ले लेंगे। चलो वो बाद की बात है, पूछा क्या है वहाँ पे चलते हैं। देखो बोला है कि वाई तथा जेड की कुल मजदूरी एक्स और जेड की कुल मजदूरी के निरपेक्ष अंतर। देखो अब कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे, एक्स की तो दे रखी है, वाई का निकाल लेंगे, फिर जेड की निकालेंगे मजदूरी, फिर वाई और जेड को जोड़ेंगे मजदूरी को, फिर एक्स और जेड की मजदूरी को जोड़ेंगे, फिर उन दोनों का अंतर निकालेंगे। हैं टाइम हो जाएगा, अगर सेक्शन वाला टाइम लगा दें तो देखो कैसे करेंगे इस चीज़ को। बोला है कि शुरू में वाई और जेड की कुल मजदूरी, देखो वाई और जेड की कुल मजदूरी, ठीक है भाई। फिर बोला है कि एक्स और जेड की कुल मजदूरी, एक्स और जेड की कुल मजदूरी। तो यहाँ पे देखो कुल मजदूरी कैसे निकालेंगे, देखो वाई प्लस जेड, वाई तो ये रहा और जेड ये रहा, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक्स और जेड की कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी, एक्स की कितनी है 3 है और जेड की कितनी है 1 है, तो 3 ले कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बोला कि इनका अंतर, तो इनका अंतर कितना हो गया 1 है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 1 से गुना कर देना। समझ में आया होगा, पीछे बैक करके देख लेना, 3 से काटोगे 1600 बार कट जाएगा, तो 1600 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 4th, ठीक है ना। देखो 2 रेलगाड़ी 25-75 की स्पीड से एक दिशा में, समान दिशा में, ध्यान रखना समान दिशा में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड घटती है। उनकी लंबाई क्रम से 120 से 130 है और तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी वाली गति को कितने समय में पार करेगी। तो इसको देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और समझा भी चुके हैं। क्या पूछा है आपसे, टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोले कि भैया समझ गए, हमसे क्या पूछा, टाइम ही पूछा है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या करनी है आपको, दोनों ट्रेनों की लंबाई लेनी है, ठीक है ना। इसकी 120 है, इसकी 130 है, तो 120 + 130 कितनी हो जाएगी, 250। डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, 250 की, भैया समझ गए 250 हो गई। स्पीड, रिलेटिव स्पीड लेनी है यहाँ पर, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 25 है, यहाँ पे क्या है 75 है। अगर ये समान दिशा में चलती है ना तो माइनस हो जाती है, और अगर ये विपरीत दिशा में, ऐसी विपरीत दिशा में चलती है ना तो इनकी प्लस हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, बोला कि समान दिशा में चलती हैं, मतलब कि एक दिशा में चल रही हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड का अंतर लेंगे, तो 25 और 75 का अंतर कितना हो जाएगा भाई, 50 ही तो होगा ना। तो 50 हो जाएगा, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 कहाँ पर चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि 5/18 से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल। देखो ये क्या है 25, तो 250 से 250 खत्म, तो कितना बचा उस तरफ, ऊपर सिर्फ बचा 18, तो 18 सेकंड समय लगेगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बोला है एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति और धारा के अनुकूल गति आपको दे रखी है 15 और 25, ठीक है। तो शांत जल में नाव की गति तथा धारा की गति के बीच का अंतर। ये सवाल मैं करवा चुका हूँ, वैसे बहुत बार आ चुका है, फिर भी समझो। देखो बोला है कि धारा के प्रतिकूल, पहले क्या दे रखा है, प्रतिकूल दे रखा है, ठीक है। मतलब कि x - y की चाल आपको दे रखी है कितनी, 15। फिर आगे दे रखा है अनुकूल, अनुकूल मतलब कि x + y की चाल आपको दे रखी है कितनी, 25। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल। यहाँ से हम, अब मैंने आपको बताया था x तो होता है हमेशा नाव की चाल और ये y होता है हमेशा धारा की चाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले x का मान निकालेंगे, इसकी भी ट्रिक बता रखी है। x का मान निकाल, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 25 + 15 कितना हो जाएगा, 30 40, तो 40 और 40 का कर दोगे आधा, तो कितना निकलेगा आपके पास 20, ठीक है ना। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सिर्फ क्या निकलेगी आपके पास, नाव की चाल। इसी प्रकार से y का मान निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे एक जगह माइनस है ना यहाँ पर, तो इनका अंतर लेंगे, तो 25 और 15 का अंतर कितना हो जाएगा 10, और इसका भी कर देंगे फिर क्या आधा, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, नाव और धारा की गति के बीच का अंतर, मतलब कि x और y है ना, इसका अंतर पूछा है, तो 20 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 15, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी दिया हुआ है, ठीक है। रुका नहीं जा रहा है भाई, पसीने आ रहे जा रहे हैं, तो बस 2 क्वेश्चन और के बाद फिर हमको राहत मिलेगी थोड़ी सी। देखो जब किसी वस्तु को 40% छूट पर बेचा जाता है तो 50% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है तो अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। 2 तरीके से कर सकते हो, मैं बता दूं। देखो इसमें एक ऐसा सवाल आता है ना, पहले आपको लिखना है CP मतलब कि क्रय मूल्य, फिर लिखना है MP मतलब कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य, फिर है SP सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। देखो आपको खुद बोला है कि क्रय मूल्य कितना 1000 है, तो भाई CP के नीचे मैं लिखूंगा 1000, ठीक है भाई। ऊपर बोला था कि बेचा जाता है छूट पर, तो 50% का प्रॉफिट होता है, 50% का प्रॉफिट। देखो अगर आपको CP 1000 है तो उसको 50% पे प्रॉफिट कितना बेचोगे, 1500 पर। बोलो भैया ये क्या कर दिया, अरे हर चीज़ थोड़ी बताएं यार, अब निकाल के सोचो ना। 1000 है,
1000 क्रय मूल्य, इस पे आपको 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो क्या करोगे 150/100 पर बेचोगे, बिल्कुल 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना निकलेगा 1500 तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब देखो आगे बोला है कि 40% की छूट पर बेचा था, मतलब कि मार्क प्राइस कुछ था इस पर, तो 1500 रुपये ना, ये 1500 रुपये, देखो ये 1500 रुपये ना, इस पर 40% की छूट पे बिका था ये, तो ये कितने की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है। 100 देखो 40% की छूट दी तो 100 माइनस 40 कितना बचा 60, तो ये 60 की वैल्यू है। जैसे ही आप 100 से गुना करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, उस आपके पास निकल के आएगा मार्क प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य निकल के आएगा। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म करो और कुछ करता है, काट लो ना, 15 से 10 बार 15, नहीं इसको छोड़ो, देखो 15 से एक बार में है ना, तो जीरो, और 15 चौक 60, 4 से काटोगे तो 25 बार में, तो 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2500। तो आपके पास जो मार्क प्राइस है ना वो कितना हो जाएगा 2500, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा तरीका और भी है, उससे भी बता दें या फिर रहने दें। देखो दूसरा मेथड नंबर 2 बता देते हैं फाट से, CP लिखेंगे, MP लिखेंगे, SP लिखेंगे। बोला है देखो कोई आप वस्तु, बोला है कि 40% की छूट पर बेचा जाता है तो 50% का प्रॉफिट है। देखो अब मैं मानो कोई चीज़ को 100 लिखा हुआ था, ठीक है ना, उस पर 40% की छूट दोगे तो कितने पे बेचोगे 60 पर। अब 60 पर बेचा है, बोला कि 50% का प्रॉफिट है, मतलब कि कितने की वैल्यू है 150 की, भाई 60 है, 50% का प्रॉफिट है, तो 50% का प्रॉफिट है, तो 150 की वैल्यू जैसे आप 100 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 15 चौक, देखो 15 एकम 15 और 15 चौक 60, तो कितना आ जाएगा 40, तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 40 आ चुका है। बस क्रय मूल्य आपको दे रखा कितना 1000, तो यहाँ पे आपके पास क्रय मूल्य कितना है 40 है। मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस आपके पास कितना है 100 है। ठीक है ना, तो वही आपके पास 2500 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19। देखो वस्तु 25% की हानि पर बेची गई, दी गई छूट का विक्रय मूल्य का 5/9 है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य पूछा गया है आपसे। देखो ये सवाल शायद पिछले शिफ्ट में भी आया था, मैंने सोल्व करवाया था। इसमें भी क्या करना है आपको, तीनों चीज़ लिख लेते हैं। देखो तीनों चीज़ लिख लो, पहले CP लिख लो, मार्क प्राइस लिख लो और सेलिंग प्राइस लिख लो। यहाँ तक समझ में आया होगा, समझाया तो कुछ है नहीं, क्या समझ में आएगा ना। अब देखो 25% की हानि होती है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। अगर आप 4 की चीज़ लेके आए हो तो 1 की हानि पर 3 पर बेचोगे, सेलिंग प्राइस है वो बेचना। यहाँ तक समझ में आया ना, ठीक है आ गया। बोला है कि विक्रय मूल्य का 5/9, दी गई छूट का मान है ना वो विक्रय मूल्य का 5/9 है। हमें नहीं पता, लेकिन विक्रय मूल्य पता है ना। देखो छूट कैसे निकाल रहा है, छूट बराबर विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य कितना है 3 है, इसका बोला कि 5/9 कर दो, 5/9 कर दो, तो आपके पास छूट निकल के आएगी। समझ गए। अब देखो पूरा तो कटेगा नहीं, अगर मैं यहाँ पे 3 से गुना कर दूँ, यहाँ पे 3 से गुना कर दूँ तो ये क्या हो गया 9 हो गया क्या विक्रय मूल्य। तो इस यहाँ पे भी 3 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे भी 3 क्यों किया, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं चाहिए हमको। तो देखो 3 या 9 से 9 खत्म, तो आपके पास छूट का मान कितना आ चुका है 5 आ चुका है। देखो छूट कितनी है 5 है, ये ध्यान रखना। तो मार्क प्राइस कितना लिखा गया होगा, तो 5 जोड़ दो ना, देखो 3 कितना हो गया 9 और ये 4 कितना हो गया 12। इस पे है ना छूट कितने की 5 की छूट थी, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा 14। तो उस पर 14 लिखा हुआ था, आपने 5 की छूट दी तभी तो 9 पर बेचे होगे। समझ में आया, बिल्कुल। बोला कि अब आप बता दो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य बता दो। अंकित मूल्य आपके पास कितना है भाई 14 है, अंकित मूल्य कितना है 14 है। ठीक है, तो बोला कि क्रय मूल्य का 6/7 करने पर 14 आएगा। देखो क्रय मूल्य कितना है 12 है, 12 का आप 6/7 करो। पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ 6/7, जगह कम है ना तो ये कटेगा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उठा रहा हूँ बी, क्रय मूल्य कितना है 12 है, 12 ऑप्शन बी में बोला कि 7/6 करो, 7/6 करें तो 6 दूनी 12, तो 7 दूनी 14, बिल्कुल 14 आ चुका है। 14 क्या आ चुका है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो आपके पास मार्क प्राइस 14 हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा समझने का तरीका हो सकता है, आपको समझ में ना आए फिर एक बार वीडियो को पीछे देख लेना। ये जो छूट है ना, ये सेलिंग प्राइस में ये छूट को जोड़ोगे तो आपके पास मार्क प्राइस आएगा। ठीक है, तो मार्क प्राइस आपको 14 दे रखा है। क्रय मूल्य का आपको देखो पहला ऑप्शन उठाना, क्रय मूल्य कितना है 12, तो क्रय मूल्य का 6/7 करो, तो अंकित मूल्य आना चाहिए 14, नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी उठाओगे तो क्रय मूल्य का 7/6 करोगे तो आपके पास 14 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, दोनों तरफ मैच हो जाएगा। अब अंतिम सवाल में भी धोखा दे दिया ना फ़ोन ने, हैंग हो जाता है, मतलब कि गर्म हो जाता है ना, हीट हो जाता है उस वजह से। क्वेश्चन नंबर 20 देखो लास्ट, बोला है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 1000 है, 30% की छूट पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य 520 रुपये है तो आपका लाभ बता दो। मैं इसमें लिख देता हूँ तीनों चीज़, CP क्रय मूल्य, MP मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, तीनों चीज़ लिख ली हमने। देखो यहाँ पे बोला कि क्रय मूल्य है ना 520 है, तो जिसके नीचे जो बोला वो वैल्यू लिख देंगे। देखो CP के नीचे कितना दिया है 520, तो हमने 520 लिख लिया। अंकित मूल्य कितना है 1000 है, तो मार्क प्राइस के नीचे हमने लिख दिया 1000, बिल्कुल। बोला है कि छूट 30% की दी जाती है, छूट हमेशा किस पर दी जाती है मार्क प्राइस पर। अगर 1000 आपका मार्क प्राइस है, देखो यहाँ पे लिख दूँ 1000 आपका मार्क प्राइस है, इस पर अगर आपको 30% की छूट देनी है तो 100 - 30 70% पर बेचना होगा। समझ में आया, बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 70 × 10 कितना हो जाएगा 700, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ चुका है 700। आपसे पता है क्या पूछा है, आपसे पूछा है लाभ बता दो,
ना तो परसेंटेज में पूछा, डायरेक्ट पूछ लिया गया है, ठीक है ना। तो 520 की चीज़ को आप 700 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट कमाओगे भाई, 180 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर इसको सबमिट भी कर दें तो देखो वो भाई है हमारा, तो जो वो मॉक देता रहता है ना, हमने किसी का टेक्स्ट बुक का ले रखा है, तो अगर ये अटैम्प वगैरह आपको दिखे तो देख लेना, कहीं बोलोगे भैया पहले अटैम्प है ना। तो 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 सही है। उम्मीद आपको क्लास समझ में आई होगी और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो हाँ बुक वगैरह जो मैंने बताई थी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वो देख लेना, ठीक है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।